क्लास 6 की एनसीईआरटी है क्या, कब, कहां और कैसे, चैप्टर फर्स्ट है। ओके, चैप्टर फर्स्ट को आज हम कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे और पूरा हमारा टारगेट ये है कि कंप्लीट बुक को हम मैप से समझेंगे, यानी एक एक पॉइंट को रटेंगे नहीं, केवल ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि कोई भी नदियां हैं तो कहां पर हैं, ठीक है, या पहले के लोग जहां पर भी रहते थे वो स्थान कहां पर, हम देखकर समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कोई भी पर्वत पठार मैदान है तो भारत की किस दिशा में है, इसको भी हम क्या करेंगे, मैप से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है क्या, कब, कहां और कैसे, इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, मुख्य रूप से इंट्रोडक्शन उसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, इसमें हमको क्या पढ़ना है, तो चैप्टर ने हमारा क्या है, क्या, कब, कहां और कैसे, इसमें हम पढ़ेंगे। कल आपको बताया गया था, आज फिर थोड़ा बता देते हैं। एक तो इसमें पढ़ेंगे लोग कहाँ रहते थे, इसके लोग क्या कहाँ रहते थे इसको पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, या अतीत के लोगों के विषय में हम जानकारी कहाँ से प्राप्त करते हैं, इसके विषय में जानेंगे। ठीक है, पहला मुख्य पॉइंट हम समझेंगे, लोग कहाँ रहते थे। ठीक है, लोग कहाँ रहते थे इसको समझेंगे इस कंप्लीट बुक में। ठीक है, और क्या समझेंगे इसमें, समझेंगे जैसे लोग कहाँ रहते हैं का मतलब आपको कल बताया गया था कुछ पॉइंट, आज ये समझ लीजिए। इसमें मुख्य रूप से 5 स्थानों को पढ़ेंगे, 5 क्षेत्रों को पढ़ेंगे, जिसमें 2 पहाड़ियां हैं। ठीक है, 2 पहाड़ियां हैं अलग अलग क्षेत्रों में, उसको समझेंगे। और 3 नदियां हैं, 3 क्या हैं, नदियां हैं, उनको हम पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, ये 5 स्थानों को पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ पर लोग रहते थे और उस स्थान पर क्या पाया गया, जैसे कहीं पर धान की खेती पाई गई या कहीं पर जौ और गेहूं की खेती पाई गई। ठीक है, ये लोकेशन कहाँ पर है, ठीक है, किस क्षेत्र में, इसको समझेंगे, लोग कहाँ रहते हैं। दूसरा पॉइंट हम क्या समझेंगे, भारत का नाम कैसे पड़ा। ठीक है, या देश का नाम पढ़ेंगे। तो देश का नाम जो भी हमारा है आज के समय में, तो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में आपको कल बताया गया था देश का कौन कौन सा नाम है, एक तो है इंडिया, दूसरा है भारत, है ना, ये 2 नाम ऑफिशियली है। ठीक है, तो ये 2 नेम पढ़ेंगे मुख्य रूप से जो क्लास 6 की एनसीईआरटी में है। एक और नेम को पढ़ लेंगे, हिंदुस्तान। ठीक है, ये भी आम यूज में आता रहता है, तो इसको भी हम पढ़ लेंगे। लेकिन एनसीईआरटी में क्या हमारा है, भारत और इंडिया को इंग्लिश में लिख देते हैं, इंडिया और हिंदुस्तान। इन 3 नामों को क्या करेंगे, समझेंगे, कैसे नाम पड़ा देश का, है ना। और तीसरा हम क्या समझेंगे, अतीत के विषय में हम जो भी जानकारी प्राप्त करेंगे वो जानकारी हमको कैसे मिलेगी, है ना, यानी उसके सोर्स क्या हैं। अतीत के विषय में यानी जो पास्ट की जानकारी हम प्राप्त करेंगे, जो पहले के लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, तमाम जानकारी प्राप्त करेंगे, उसका सोर्स क्या है हमारे पास। ठीक है, जैसे आपको कल बताया गया था कि अगर हमको कल की विषय में जानकारी प्राप्त करना हो तो क्या करेंगे, न्यूज पढ़ेंगे, है ना, अखबार पढ़ेंगे, या मीडिया उठाकर टीवी देख लेंगे, टेलीविजन देख लेंगे, है ना, मोबाइल से हम देख सकते हैं। ठीक है, ये हम कल की जानकारी परसों या 10 दिन की बाद की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, 1 महीने, है ना। ऐसे ही हमें 100-200 वर्ष पहले की जानकारी प्राप्त करना हो तो जो पुराने लोग हैं उनसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, है ना। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें किसकी, कि आज से 1000 वर्ष पहले क्या हुआ था, उसकी जानकारी हम कैसे प्राप्त करेंगे, आज से 2000 वर्ष पहले क्या हुआ था, ये जानकारी कैसे प्राप्त करेंगे, तो इसको हम पढ़ेंगे अतीत के सोर्स। ठीक है ना, अतीत के स्रोत पढ़ते हैं इसको। ठीक है, क्या क्या सोर्सेज हैं अतीत को जानने के लिए, यानी पीछे की कहानी को जानने के लिए। अतीत तो आपको पता है। ठीक है, हिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, हिस्ट्री में मानव के बीते हुए समय के निश्चित घटनाओं के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं, यानी हिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, बीते हुए समय के निश्चित घटनाओं के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, अतीत के सोर्स क्या हैं, जो पिछली घटनाओं को समझेंगे, पढ़ेंगे, उसके सोर्स क्या है, कैसे पता चलता है, कि यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, और लास्ट पॉइंट क्या पढ़ेंगे,
तारीख या तिथि का क्या महत्व है, तिथि का महत्व या तिथि का मतलब, ठीक है, दोनों हम यहाँ समझेंगे महत्व, ठीक है। सभी पॉइंट स्पष्ट है। तो पहले हम पढ़ेंगे लोग कहाँ रहते थे, ठीक है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, लोग कहाँ रहते थे, जिसमें मैंने बताया 3 नदियों के विषय में पढ़ेंगे, ठीक है, 3 क्षेत्रों में, और 2 पहाड़ियों के विषय में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम एक एक नदी के विषय में क्या करते हैं, फिगर के साथ समझने का प्रयास करते हैं, लोग कहाँ कहाँ रहते थे, ठीक है। पहला हम कहाँ पढ़ेंगे, नर्मदा नदी, ठीक है, नर्मदा नदी, ठीक है। तो पहले हम समझेंगे नर्मदा नदी है कहाँ, ठीक है। भारत में नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, किन राज्यों से होकर जाती है, ठीक है। इसके उत्तर और दक्षिण में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, ठीक है। इसके आसपास जो लोग रहते थे वहां पर किस प्रकार की चीजें मिली हमको, ठीक है। पहले हम इंडिया का मैप बनाएंगे, भारत का मैप बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। जरूरी नहीं एग्जैक्ट मैप बने, बस आप लोकेशन समझ सकते हैं, ऊपर एक, नीचे है, बीच में कहां पर है, ओके। तो हम किस नदी के विषय में पढ़ रहे हैं, नर्मदा नदी, ठीक है। तो हम समझेंगे नर्मदा नदी कहां पर पाई गई और इसमें क्या क्या चीजें हमको मिली। तो हमारा यहाँ पर एक क्षेत्र है, ठीक है, जो कहां पर है, मध्य प्रदेश में। कहां पर है, मध्य प्रदेश में। इस क्षेत्र का नाम है अनूपपुर। क्या नाम है, अनूपपुर। इस क्षेत्र का नाम क्या है, अनूपपुर, ठीक है। और एक किस पहाड़ी में है, अमरकंटक पहाड़ी। किस पहाड़ी में है, अमरकंटक पहाड़ी, अमरकंटक पहाड़ी। अमरकंटक पहाड़ी से क्या निकलता है, एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, नर्मदा नदी, ठीक है। और ये नदी कहां से, मध्य प्रदेश से निकलती है। यानी आपसे पूछा जाएगा नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहां पर है, तो आप क्या बताएंगे, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश यानी एमपी में है। बताइए, स्पष्ट है। तो ये नर्मदा नदी कहां से होकर जाती है, मध्य प्रदेश से। कहां पर, महाराष्ट्र। यहाँ मध्य प्रदेश है, उसके बाद क्या है, महाराष्ट्र है, उसके बाद गुजरात है, गुजरात का कुछ भाग पड़ता है, उसके बाद कहां पर आकर गिरती है, अरब सागर में, ठीक है। ये कौन सागर है, अरब सागर। यहां लिखेंगे अरब सागर में आकर मिल जाती है, ठीक है। तो यहां से हम ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो अनूपपुर से नर्मदा नदी निकलती है, ठीक है, अरब सागर में गिरने से पहले किस राज्य में होती है, तो अरब सागर में गिरने से पहले गुजरात राज्य में होती है। गुजरात राज्य से होकर गिरती है ना। बताइए, यहां तक स्पष्ट है। अब इसमें 3 स्टेट के विषय में मैंने बताया। पहला क्या हो गया, पहला हम पॉइंट लिखेंगे, नर्मदा नदी किस किस राज्य से होकर गुजरती है। तो पहला इसमें पॉइंट क्या है, बताइए, मध्य प्रदेश। हाँ, एमपी लिख देते हैं, मध्य प्रदेश प्लस महाराष्ट्र, उसके बाद गुजरात, ठीक है। 3 राज्यों से होकर गुजरती है, या इसको ऐसे उल्टा लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर मध्य प्रदेश है, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद गुजरात है। यहाँ पर क्या करते हैं, गुजरात पहले लिख लेते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं, बताइए, महाराष्ट्र, उसके बाद क्या लिखते हैं, मध्य प्रदेश, एमपी। बताइए, 3 राज्यों से होकर गुजरता है, ठीक है। तो नर्मदा नदी के पास आज से लाखों वर्ष पहले, है ना, कई लाख वर्ष पहले लोग रहते थे, ठीक है। और कई लाख वर्ष पहले रहते थे, तो आपको लोकेशन पता होना चाहिए, नर्मदा नदी कहां पर है, ठीक है। इसके अलावा नर्मदा नदी के आसपास जो लोग रहते थे, वो लोग क्या थे, अखेटक थे। अखेटक का मतलब समझते हैं, शिकारी, है ना। और शिकारी थे, शिकारी का मतलब क्या, शिकार करके उसको संग्रह करेंगे, है ना, संरक्षित करेंगे, ठीक है। तो नर्मदा नदी के पास जो, या नर्मदा नदी के पास जो लोग रहते थे, वो लोग क्या थे, एक अखेटक थे। दूसरा पॉइंट इसमें क्या हम समझ सकते हैं, वहां के लोग क्या थे, संग्राहक थे, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया है, किस क्षेत्र में रहने वाले लोग कुशल संग्राहक थे। कुशल संग्राहक मतलब, संग्राहक का मतलब इकट्ठा करने वाला, भोजन, ठीक है। तो नर्मदा नदी के पास जो लोग रहते थे, वो शिकारी भी थे, अखेटक भी थे, और क्या थे, कुशल संग्राहक थे। इसका मतलब जो भोजन की योग्य चीजें हैं उसको क्या करते थे, एकत्रित करते थे। बताइए, यहां तक स्पष्ट है। इसमें आपने लिखा, नर्मदा नदी 3 राज्यों से होकर जाती है। दूसरा पॉइंट इसमें क्या लिखेंगे,
यहाँ के लोग क्या थे? कुशल संग्राहक थे, यानी भोजन को एकत्रित करते थे। ठीक है, आरंभिक लोग क्या करते थे? यहाँ के आरंभिक लोग क्या करते थे? यहाँ के जो नर्मदा नदी के पास लोग रहते थे क्या करते थे? शिकार करते थे, यानी आखेटक थे। ओके, और प्लस और क्या करते थे? कुशल संग्राहक थे, यानी खाद्य सामग्री क्या करते थे? एकत्रित करते थे। ओके, खाद्य सामग्री क्या करते थे? एकत्रित करते थे, यानी संग्रह करते थे। ठीक है, तो ये आरंभिक लोग, ठीक है, आरंभिक लोग नर्मदा नदी के पास रहने वाले आरंभिक लोग क्या करते थे? शिकार करते थे और भोजन की व्यवस्था करते थे, यानी एकत्रित करते थे। भोजन के रूप में क्या व्यवस्था करते थे? भोजन के रूप में क्या व्यवस्था करते थे? तो जड़, ठीक है, जो एनसीईआरटी में पॉइंट दिया गया है वही लिखेंगे। जड़, फल और पेड़ों से प्राप्त अन्न उत्पाद, यानी जंगलों से प्राप्त उत्पाद। ठीक है, जंगलों से प्राप्त अन्य उत्पाद। ठीक है, तो नर्मदा नदी के पास रहने वाले लोग कई लाख वर्ष पहले लोग यहाँ रहते थे। ओके, लाखों वर्ष पहले लोग यहाँ पर रहते थे। ठीक है, इसको हम समझ लेंगे। नर्मदा नदी के पास कब लोग रहते थे? लाखों वर्ष पूर्व। ठीक है, और नर्मदा नदी कहाँ पर है? तो हम समझ लिए भारत के मध्य में है, मध्य भारत में है। कहाँ से निकलती है? अनूपपुर से निकलती है, अनूपपुर के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। ओके, और अमरकंटक पहाड़ी कहाँ है? किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। स्पष्ट है? तो ये जो नदी है किन राज्यों से होकर जाती है? तो आपको पता है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक है, यहाँ पर क्या है? मध्य प्रदेश है, और उसके बाद क्या है? महाराष्ट्र पड़ता है, और लास्ट में क्या पड़ता है? गुजरात। ठीक है, 3 राज्यों से होकर जाता है क्या? नर्मदा नदी। ठीक है, इसकी डायरेक्शन आपको दिख रही किस दिशा में है? पश्चिम दिशा में है। ओके, और कहां पर जाकर गिरती है? अरब सागर में। बताओ ये पॉइंट स्पष्ट है? इसमें बस यही क्वेश्चन पूछेगा कि नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है, या किस पहाड़ी से निकलती है, या उद्गम स्थल किस स्थान पर है? तो क्या बताएंगे आप? मध्य प्रदेश में, अनूपपुर से, अमरकंटक पहाड़ी से। ओके, पॉइंट क्लियर है? पूरा ऐसे डिफिनेशन के तौर पर लिखाया जाए कि ऐसे पॉइंट पॉइंट लिखवा दें, ठीक रहेगा? जैसे कुछ लोग ज्यादा लिखने के आदी होंगे, ज्यादा लिखने का प्रयास कर रहे होंगे, ज्यादा लिखाया जाए, क्योंकि मुझे लगता है आप कहानी सुन लीजिए और इसको पॉइंट पॉइंट लिख लीजिए, जो एग्जाम में पूछा जाएगा। एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। अब इसको बहुत लिखने की क्या हो सकता है? मध्य प्रदेश से निकलता है। ठीक है, और स्थान क्या है? अनूपपुर है। पहाड़ी कौन सी? अमरकंटक है। ठीक है, किन किन राज्यों से होकर जाता है? तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। कहां पर मिलता है? अरब सागर मिलने से पहले किस राज्य में होता है? गुजरात में होता है। ठीक है, डायरेक्शन आपको दिख रहा है, इधर उत्तर दिशा होती है, इधर नीचे दक्षिण की दिशा होती है, और यहां पर क्या होगा? पूर्व की दिशा होगी, और यहां पश्चिम। तो पूरब से पश्चिम की दिशा बह रही है। ठीक है, ये नर्मदा नदी के विषय में हो गया। एक पॉइंट आपने समझ लिया, पहले के लोग कहाँ रहते थे? तो नर्मदा नदी के पास रहते थे, नर्मदा नदी के आसपास लोग रहते थे। आपको ये भी पता होना चाहिए, इसके नर्मदा नदी के ऊपर यानी उत्तर की दिशा में कौन सी पहाड़ी है? बिंद। ठीक है, और दक्षिण में कौन सी पहाड़ी है? सतपुड़ा। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, बिंद और सतपुड़ा पहाड़ी के बीच कौन सी नदी बहती है? नर्मदा। ठीक है, नर्मदा नदी के उत्तर में कौन सी पहाड़ी है? बिंद। दक्षिण में कौन सी? सतपुड़ा। पॉइंट क्लियर है? नर्मदा नदी के पास रहने वाले लोग किस प्रकार के थे? अखेटक थे, शिकारी थे, कुशल संग्राहक थे। संग्राहक का मतलब लोग शिकार करने के बाद अपना भोजन एकत्रित करते थे। ये पॉइंट बताइए, क्लियर है? और भोजन के रूप में क्या एकत्रित करते थे? जड़, फल, जंगलों से प्राप्त अन्न उत्पाद। ठीक है,
जंगलों से प्राप्त अन्न उत्पाद में जानवर भी आएगा, एनिमल भी आएगा ना, वो भी तो खाते थे, है ना। तो जंगलों में जो भी चीजें उसको मिलती थी खाने योग्य, उसको क्या करते थे, संग्रह करते थे और खाने के लिए, है ना। ये पॉइंट स्पष्ट है। पहली नदी के विषय में क्लियर है। पहली नदी आपने क्या पढ़ा, नर्मदा। दूसरी नदी हम पढ़ लेते हैं कौन सी, सिंधु नदी। ओके, अब सिंधु नदी के विषय में आपको कल बताया गया था, सिंधु नदी के विषय में आपको कुछ कल बताया गया था। ठीक है, सिंधु नदी के विषय में पढ़ेंगे। और तीसरी नदी कौन सी है, गंगा एवं सोन नदी गंगा नदी की सहायक नदी है ना। तो पहले हम क्या पढ़ते हैं, सिंधु नदी। ठीक है, इसको रेज कर दिया जाए। सिंधु और उसकी सहायक नदियां, यहाँ पर भी लोग रहते थे, ऐसा क्या मिला है, ऐसा साक्ष्य मिला है। ठीक है, खुदाई करने के बाद ये पता चला कि सिंधु नदी के पास रहने वाले लोग क्या थे, सिविलाइज्ड थे। ओके, सभ्य थे, यानी यहाँ पर पहली बार आरंभिक नगर बने। नगरों का विकास सबसे पहले कहाँ पर हुआ, तो सिंधु नदी के पास। ओके, और यहाँ के लोग मतलब एक नगर के रूप में रहते थे, जैसे आज के समय में लोग रहते हैं। अगर आप लोग कल्पना करेंगे तो 100 वर्ष पहले के लोग कच्चे मकान में रहते होंगे हमारे गांव में आसपास, है ना, जितने भी घर हैं। 200 वर्ष पहले लगभग हर जगह कच्चा ही रहा होगा, शायद कहीं पर पक्का मकान रहा हो। ठीक है, 200 वर्ष की बात कर रहे हैं। 300-400 वर्ष की बात करेंगे, 500 वर्ष की बात करेंगे, जब ताजमहल बना होगा तो लोगों को लगता होगा कि ताजमहल जो पक्की ईंट का आज उतना बेहतरीन दूर से देखने नहीं लगता है। ठीक है, उस समय लगता होगा क्योंकि वो उस समय हर जगह छप्पर ही रहा होगा। ठीक है, आज समय में भी बिल्डिंग से डेवलप हुआ है लगभग 200-400 वर्ष में। ठीक है, पहले इतना नहीं रहा होगा, इसलिए ताजमहल की हो सकता है डिमांड रही हो बहुत ज्यादा, है ना, आज भी है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि 100-200 वर्ष अगर हम पीछे जा रहे हैं तो वहां पर क्या देख रहे हैं हम, वहां पर हम देख रहे हैं कि कच्चे मकान हर जगह पर है ना। ऐसे 500 वर्ष पीछे जाएं, 1000 वर्ष पीछे जाएं, 2000, है ना, लगभग 4700 वर्ष पीछे जाएंगे। आपको कल बताया गया था ईसा मसीह का जन्म जहां पर हुआ उस वर्ष को मान लेते हैं 0, जहां पर जन्म हुआ किसका, ईसा मसीह का। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते जाएंगे तो आज कितना हो गया ईसा मसीह के जन्म से, 2023 वर्ष। ठीक है, पीछे जाएंगे कहां तक, लगभग 2750 या 2700 वर्ष तक जाएंगे पीछे। इस जन्म के पहले की डेट दिखाने के लिए BC लिखते हैं। क्या लिखते हैं, BC, यानी ईसा मसीह के जन्म से 2700 वर्ष पहले एक शहर मिला है, कहां पर, सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियों के आसपास। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता जिसे कहते हैं, ये शहर के रूप में डेवलप था। यहाँ पर कोई भी कच्चा नहीं था, यहाँ पर पक्के मकान पाए गए, है ना। आज से कितना हो गया, 2000 ये है, 2700 ये है, टोटल कितना हो गया, 4700 वर्ष पूर्व, लगभग 5000 वर्ष पूर्व। कितना, लगभग 5000 वर्ष पूर्व क्या था बताओ, पक्के ईंट के मकान थे। जो ईंट का डेवलपमेंट हुआ है अभी हाल ही में हुआ है ना, इसके पहले पत्थर के घर बनाए गए थे। जब भी राजा का शासन होता था तो पत्थर के मकान बने हैं। ईंट का डेवलपमेंट जो हुआ है अभी कुछ हाल ही के वर्ष में, वो कब हो चुका था, आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व। ठीक है, तो सिंधु नदी पहले हम समझेंगे कहां पर है। तो सिंधु नदी की बात करेंगे तो यहाँ पर एक झील है, जिसे क्या बोलते हैं, मानसरोवर झील। ठीक है, मानसरोवर झील मिलती है जो कहां पर है, तिब्बत में। ठीक है, मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, सिंधु नदी, जो लद्दाख से होते हुए भारत में कहां से एंटर करती है, भारत में, तो लद्दाख से होते हुए कहां चली जाती है, पाकिस्तान। ठीक है, और पाकिस्तान से होते हुए कहां जाकर मिलती है, अरब सागर में। ठीक है, ये कौन सा सागर है, अरब सागर। स्पष्ट है। तो ये जो नदी है, ठीक है, इसी नदी को क्या बोला गया, सिंधु नदी। और सिंधु नदी जो आप देख रहे हैं, इसी नदी से हमारे देश का नाम इंडिया भी पड़ा है, आगे हम समझेंगे कैसे। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल आप लोग बता सकते हैं कहां पर है, तिब्बत में। किस झील से उत्पन्न होता है, मानसरोवर। ठीक है, बताइए यहां तक स्पष्ट है।
हाँ, और ये सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता जो मिली है, आरंभिक नगर कहाँ पर मिले हैं? तो इसी नदी के आसपास जो शहर बसे हुए लोग मिले हैं खुदाई करने के बाद, ठीक है, तो वही क्या था? आरंभिक शहर था। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रारंभिक समय में जो लोग रहते थे, प्रारंभिक समय में जो लोग रहते थे उसमें से क्या था? आरंभिक शहर कौन सा, कहां पर विकसित हुए थे? आरंभिक नगर। ठीक है, तो आरंभिक नगर कहां पर डेवलप हुआ था? तो सिंधु नदी के पास। ठीक है, और सिंधु और उसकी सहायक नदियां लिखी है। सहायक नदियां क्या होती है? यहां दिख रहा है, जैसे मान लीजिए एक नदी है, ये क्या है? एक नदी है। ठीक है, अब इस नदी में कोई दूसरी नदी आकर मिल रही है, कोई और एक नदी है पतली सी, या इससे मतलब कि पतली है, और बहती हुई कहां पर आकर मिल रही है? इसी नदी में आकर मिल जा रही है। तो ये मुख्य रिवर हो गया, यानी मेन रिवर ये हो गया, मुख्य नदी ये हो गया। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे? सहायक नदी। क्या बोलेंगे? सहायक नदी। ठीक है, तो ये जो और दूसरी नदियां इन नदी में जाकर मिल जाती हैं, इन नदियों क्या बोलते हैं? सहायक नदी। और ये क्या है? मुख्य नदी। ठीक है, ये बहुत बड़ी है इसके कंपेयर में। ठीक है, ऐसे ही एक जो सबसे बड़ी नदी क्या है? सिंधु नदी। अब इसके जो सबसे बड़ी नदी क्या है? नदी। अब इसके अलावा झेलम, ठीक है, सतलज, ब्यास, ठीक है, अलग अलग 5 नदियां हैं, इसको भी हम समझेंगे। ठीक है, जो क्या है? सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन बहुत आपसे नहीं पूछेगा, क्वेश्चन बस इतना ही पूछेगा कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहां पर है, भारत में कहां से एंटर करती है? ठीक है, लद्दाख से। ओके, और उसके बाद पाकिस्तान से होते हुए कहां चली जाती है? अरब सागर में जाकर मिलती है। ओके, सिंधु नदी के आसपास लोग पहले रहते थे, ऐसा हमको नगर मिला है। ठीक है, आरंभिक नगर कहां पर पाए गए हैं? सिंधु नदी के पास। ओके, ये पॉइंट लिख लेंगे। ठीक है, 3 चीजें बताओ जो यहां बताएगा, स्पष्ट है? इसको चित्र फिर से बना लो। बना लिए? हो गया ना? अब इसमें मुख्य मुख्य पॉइंट क्या लिखेंगे? ये तो दूसरा स्थान है जहां पॉइंट हम लिख रहे हैं ना। एक आपने पढ़ लिए नर्मदा नदी, दूसरा हम क्या पढ़ रहे हैं? सिंधु एवं उसकी सहायक नदी। पहले में क्या आपने खूबी समझा? फर्स्ट में क्या आपने खूबी समझा? वहां के लोग संग्राहक थे, कुशल संग्राहक थे, और आखेटक थे, शिकारी थे। शिकारी की बात करी जाएगी, आखेटक की बात करी जाएगी, तो कौन सी नदी आएगी? नर्मदा नदी। ओके, और इसमें क्या है? अभी यहां पर आपने समझा कि यहां से यहां तक 2700 BC है, और टोटल आज से बात करेंगे कितना हो जाएगा? 4700 वर्ष पूर्व। यही तो होगा, बोलो। 4700 वर्ष पूर्व होगा। तो यहां पर लिखेंगे, आप लोग लिखते रहिए, लगभग 4700 वर्ष पूर्व, लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे आरंभिक नगर मिले हैं। तो आरंभिक नगर की बात करेंगे तो कहां पर मिले हैं? सिंधु नगर, सिंधु नदी के आसपास। ठीक है, 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के आसपास आरंभिक नगर मिले। ठीक है, आरंभिक नगर की बात करेंगे तो कहां पर मिले हैं बताइए? नर्मदा नदी या सिंधु नदी? सिंधु नदी के आसपास। ओके, और कब की बात हो रही है? 4700 वर्ष पूर्व। मुख्य रूप से इतना ही है, बाकी इसमें जो नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, ओके, उसको भी हम समझ लेंगे। तो पहली नदी जो आपका है ना, झेलम। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इस प्रकार की 5 नदियां हैं, 4 हो गई हमारी। ठीक है, 5वीं है। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, ठीक है, ये क्या है? हमारी
5 सहायक नदियां हैं। कौन सी नदियां हैं? सहायक नदियां हैं, जिसमें पहला आपका है झेलम। ठीक है, यानी सबसे ऊपर जो नदी है उसका क्या नाम है? झेलम। लिखते रहिए। दूसरा नदी क्या है आपका? चिनाब, राबी। ठीक है ना, दूसरा क्या है? चिनाब। तीसरा क्या है? राबी, राबी नदी। ओके, चौथी क्या है? ब्यास। यानी जो चौथी सहायक नदी है, अगर ऊपर से देखते जाएंगे कौन सी है? ब्यास सहायक नदी है। ओके, और पांचवी क्या है? सतलज। यानी सबसे नीचे जो दक्षिण में सहायक नदी है उसका क्या नाम है? सतलज नदी। ठीक है, इसका क्रम आपको बताने को बोल देगा, उत्तर से दक्षिण क्रम बनाइए। कैसे बनाएंगे? झेलम, चिनाब, राबी, बीच में कौन सी है? राबी। बीच में कौन सी है? राबी। इसके ऊपर दो है झेलम और चिनाब, इसके नीचे ब्यास और सतलज, अंतिम में याद रखेंगे सतलज। ठीक है, ये हमारा क्या है? क्रम हो गया, झेलम, चिनाब, राबी, ब्यास और सतलज। ठीक है, चिनाब आपका बीच में है। ठीक है, ये 5 नदियों का क्रम हम याद रखेंगे। बताइए यहां तक स्पष्ट है? इसमें याद करने के लिए सिर्फ एक पॉइंट ये है, 4700 वर्ष पूर्व यहाँ पर आरंभिक नगर बसे थे। आरंभिक नगर की बात करेंगे तो कौन सी नदी आ जाएगी? सिंधु नदी। और सिंधु नदी के विषय में आपको लोकेशन पता होना चाहिए। मानसरोवर झील से, लद्दाख से होते हुए, कश्मीर से होते हुए कहां पर जाती है? अरब सागर में जाकर मिल जाती है, पाकिस्तान से होते हुए। ठीक है, बाकी ये नदियां जो है सिंधु नदी की सहायक नदी है, इसको भी क्रम याद रखेंगे। पहली सहायक नदी क्या है? झेलम, चिनाब, राबी, ब्यास, सतलज। बताइए स्पष्ट है? ये कंप्लीट पॉइंट एनसीईआरटी में है और एग्जाम की दृष्टि से केवल यही 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 2 पॉइंट और ये क्रम। ठीक है, क्या हुआ? उद्गम स्थल भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, एनसीईआरटी में दिया भी नहीं गया है, इसलिए जो भी टॉपिक आपका एनसीईआरटी के तहत है वही हम चलेंगे। बाकी पढ़ना तो अभी इसमें तो बहुत कुछ हो जाएगा ना, इसका उद्गम स्थल हो जाएगा, कहाँ पर मिल रही है इसका भी चीजें बताना पड़ेगा ना। कहने का मतलब पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन जो आपके सिलेबस में है ना सीटेट के लिए और एनसीईआरटी की बुक में है उतना ही हम करेंगे। ठीक है, बताइए यहाँ तक स्पष्ट है? ये चीजें क्लियर है? पहले के लोग कहाँ रहते थे? तो आपको बताया गया 3 नदी बताई गई, 3 क्षेत्र बताए गए नदियों का ना। एक तो आपको क्या बताया गया? नर्मदा नदी, आपको पढ़ लिए। दूसरा क्या हो गया? सिंधु नदी। तीसरा गंगा एवं सोन, गंगा नदी को पढ़ेंगे, सोन उसकी सहायक नदी है। ठीक है, ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है? जो नर्मदा नदी के आसपास लोग रहते थे उसकी मुख्य विशेषता क्या थी? नर्मदा नदी के आसपास जो लोग रहते थे उसकी आखेटक थे और खाद्य संग्रह एकत्रित करते थे, है ना। तो खाद्य संग्रह एकत्रित करने वाले लोग, पहले के लोग कहाँ रहते थे? आपको ऑप्शन दिया जाएगा, नर्मदा नदी के पास ऑप्शन बी, सिंधु नदी के पास ऑप्शन सी, किरथर पहाड़ियों के पास ऑप्शन डी, गंगा एवं सोन नदी। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए नर्मदा नदी। ठीक है ना, चीजें क्लियर है? ऐसे यहाँ पर भी आरंभिक नगर कहाँ पर फले फूले थे, आरंभिक नगर कहाँ पर बसे हुए थे? तो आप बताएंगे सिंधु नदी। ओके, ये पॉइंट क्लियर है? अब तीसरा हम समझेंगे जो हमारा क्या है? गंगा रिवर। ओके, इसको रेज कर देना। उत्तर दक्षिण की दिशा होगी और यहाँ पर क्या होगा? पूरब की दिशा, और यहाँ पर क्या होगा? पश्चिम की दिशा। ठीक है, तो आप देखेंगे उत्तर की दिशा में एक आपका राज्य है उत्तराखंड, जो उत्तर प्रदेश से ही अलग हुआ। ठीक है, उत्तराखंड के कहां से? कौन सी ग्लेशियर से? कौन सी हिमानी से? गंगोत्री से कौन सी नदी निकलती है? गंगा। ठीक है, आप देखेंगे भागीरथी और अलकनंदा दोनों नदियां मिलती हैं तो उसका नाम गंगा पड़ता है, लेकिन अब हम डायरेक्ट पढ़ रहे हैं क्या? गंगा नदी को, केवल इसी के विषय में समझेंगे। ठीक है, और ये कहां से? उत्तर प्रदेश से होते हुए, बिहार से होते हुए, पश्चिम बंगाल से होते हुए कहां जाती है? बांग्लादेश से होते हुए यहाँ पर बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। बंगाल की खाड़ी स्पष्ट है? बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। अब इसको इतना थोड़ा सा याद रखेंगे, उद्गम स्थल क्या है? गंगोत्री।
इंग्लिश में ग्लेशियर बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं हिमानी। क्या बोलते हैं? हिमानी ग्लेशियर को। ओके, तो गंगोत्री हिमानी से निकलता है। गंगोत्री बहुत बड़ा क्षेत्र है। वहां पर एक और स्थान है गोमुख। ठीक है, गंगोत्री के गोमुख से निकलता है। ठीक है, क्या निकलता है? गंगा रिवर। ठीक है, जो कहां पर है? उत्तराखंड में है। कहां पर है? उत्तराखंड में है। तो गंगा नदी का उद्गम स्थल आपसे पूछेगा, क्या बताएंगे? उत्तराखंड। ठीक है, और ये कहां पर जाकर गिरता है? पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश। बांग्लादेश से कहां? बंगाली खाड़ी। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा नाम चेंज इसका होता रहता है। जैसे मान लीजिए यहां पर है, तो जहां पर भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती है, ठीक है, देवप्रयाग। ठीक है, तो देवप्रयाग में इसका नाम गंगा पड़ता है। ओके, उसके बाद जो है ये पश्चिम बंगाल से होते हुए जब ये कहां पहुंचती है? बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश में इसका नाम क्या होता है? पद्मा। क्या नाम होता है? पद्मा। बांग्लादेश में इसका क्या नाम पड़ता है? इसी नदी का, पद्मा। ठीक है, बाद में ब्रह्मपुत्र मतलब एक नदी और इसके साथ मिलकर मेघना नदी इसके साथ मिलती है, और ये बंगाल की खाड़ी में किस नाम से गिरती है? ये जो नदी है, कौन सी नदी पढ़ रहे हैं? गंगा। गंगा नदी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो इसका नाम क्या होता है? मेघना। ठीक है, तो आपकी गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में जब गिरती है तो उसका नाम क्या होता है? मेघना। ओके, गंगा नदी जब बांग्लादेश में पहुंचती है तो उसका नाम क्या होता है? पद्मा। ओके, और यहां पर आप गंगा नदी है ही। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। सबसे पवित्र नदी भी कौन सी मानी जाती है? गंगा। बताइए, स्पष्ट है? तो ये गंगा नदी का उद्गम स्थल है। यहाँ पर लोग रहते थे। हम लोग हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, लोग कहाँ रहते थे? एक तो आपने पढ़ा कि यहाँ पर जो हमारा सिंधु नदी है, इसके आसपास लोग रहते थे, जहां पर आरंभिक क्या मिले हमको? शहर मिले, नगर। ओके, दूसरा हमने पढ़ा नर्मदा नदी के आसपास लोग रहते थे, जिसके ऊपर या उत्तर में विंध्य पर्वत और नीचे दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है। ठीक है, तो यहाँ पर जो नदी है इसके आसपास लोग रहते थे, जो क्या थे? शिकारी थे, और क्या थे? खाद्य संग्राहक थे। ठीक है, ये खूबी थी। और यहाँ पर जब हम बात करें किसकी? गंगा नदी की। ठीक है, तो ये 2500 वर्ष पहले की बात बता रहे हैं। कब की? 2500 वर्ष पहले की बात है। ठीक है, और इस समय बताओ क्या चीजें मिली यहाँ पर? तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। यहाँ तक जो बताया गया स्पष्ट है? इसकी सोन नदी यहाँ देखते हैं, जो अमरकंटक पहाड़ी अभी आपने सुना ना, अमरकंटक पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? अभी इसके पहले कौन सी नदी पढ़ा आपने? नर्मदा नदी ना, इसके पहले है ना। सिंधु जो आपकी अमरकंटक है, यहीं से आपका कौन सी और एक रिवर निकलती है? सोन। यही जाकर मिलती है किसमें? गंगा में। तो गंगा की एक सहायक नदी है। ठीक है, ठीक है, अमरकंटक पहाड़ी। ओके, अमरकंटक पहाड़ी से क्या निकलती है? सोन नदी निकलती है, जो क्या है? गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, अब इसके आसपास कहने का मतलब आरंभिक लोग, मतलब पहले के लोग रहते थे, साक्ष्य मिले। ठीक है, कब की बात हो रही? 2500 वर्ष पहले की बात हो रही। यहां नर्मदा नदी की बात करेंगे, कई लाख वर्ष पहले की बात करेगी। एनसीईआरटी में लाखों वर्ष बोला गया। ठीक है, जब यहां पर आते हैं सिंधु नदी, तो कब की बात हो रही है? 4700 वर्ष पूर्व यहां पर लोग रहते थे। ठीक है, और जब हम गंगा नदी की बात कर रहे हैं, तो कब की बात हो रही है? 2500 वर्ष पूर्व यहां लोग रहते थे। कहां पर? गंगा एवं सोन नदी के आसपास। ठीक है, ये तीसरी नदी हम पढ़ ले रहे हैं, इसके बाद लोकेशन समाप्त। ओके, 2500 वर्ष पूर्व यहां पर लोग रहते थे, और यहां के लोगों में क्या खूबी थी? यहाँ के लोग भी नगरों के किनारे रहते थे, या नगरों का विकास हुआ यहाँ पर भी। लेकिन प्रारंभिक नगर क्या होगा? जो 4700 वर्ष पहले है ना, यहाँ पर भी नगरों का विकास हुआ है, लेकिन 2500 वर्ष की बात हो रही है। ठीक है, 25 वर्ष पूर्व यहाँ इन नदियों के आसपास, नदियों के आसपास किसका डेवलपमेंट हुआ? नगरों का विकास हुआ। अगर आपसे पूछ लेगा 2500 वर्ष पूर्व नगरों का विकास किस नदी के किनारे हुआ था, तो गंगा एवं सोन नदी ऑप्शन होगा। ओके,
गंगा, गंगा भी होगा, ठीक है, गंगा या सोन नदी या गंगा और सोन नदी आसपास नगरों का विकास हुआ। ठीक है, बताइए पॉइंट स्पष्ट है। और गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास क्या, बिहार, यानी जो बिहार क्षेत्र है, ठीक है, पहले क्या था, मगध था। ठीक है, एक क्षेत्र जो पाया गया मगध, बहुत शक्तिशाली राष्ट्र पाया गया। ठीक है, मगध जो है पहला व सबसे शक्तिशाली राष्ट्र पाया गया, कौन सा था, मगध। मगध के शासक कौन थे, चंद्रगुप्त ना, अशोक है ना, अशोक मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, ये किस क्षेत्र के शासक थे, किस क्षेत्र के शासक थे, मगध। मगध वर्तमान में कहाँ है, बिहार। ठीक है, तो पहली बार शक्तिशाली शासक कहां पर पाए गए, मगध में। मगध वर्तमान में कहाँ है, बिहार। ओके, समझ में आ रहा है राजन। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे प्रथम शक्तिशाली राज्य, शक्तिशाली राज्य कहां पर मिले, गंगा एवं सोन नदी के आसपास, जो कौन सा क्षेत्र पड़ता है, मगध। ठीक है, मगध को वर्तमान में क्या करते हैं, कहते हैं बिहार। स्पष्ट है, यहां तक चीजें क्लियर है। अब शासक तो आपको क्लियर ही हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, अशोक के समय में सबसे ज्यादा क्या हुआ, सीमा विस्तार हुआ था, कहां तक, अफगानिस्तान, यानी अफगानिस्तान का जो कंधार है, ठीक है, वहां से लेकर कंप्लीट भारत पर किसका शासन था उस समय, मौर्य वंश का। ठीक है, ठीक है, ये पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है। 2500 वर्ष पूर्व नदियों का विकास हुआ और मगध राज्य सबसे पहले या सर्वप्रथम शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा था। इसका मतलब एक शासक के रूप में अभी आप पढ़ेंगे आगे चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है, और अशोक के विषय में पढ़ेंगे। मगध जो वर्तमान में क्या है, बिहार। मगध की राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र। ओके, बताइए यहां तक जो चीजें पढ़ी आपने, आपको क्लियर है। आपने मुख्य रूप से पढ़ा पहली नदी नर्मदा, वहां के लोग कैसे थे, आखेटक थे। आखेटक का मतलब शिकारी थे और खाद्य संग्रह करते थे। खाद्य संग्रह के रूप में क्या क्या इकट्ठा करते थे, फल, जड़ और अन्य जंगलों से पाए जाने वाले अन्य उत्पाद। ठीक है, दूसरा आपने पढ़ा सिंधु एवं उसकी सहायक नदियां, उसके आसपास भी लोग रहते थे पहले के। वहां पर क्या पाए गए, आरंभिक नगर, यानी वहां पर पक्के घर, पक्के मकान पाए गए हैं, पक्की ईंट से सड़कें बनी हुई पाई गई हैं। मतलब एक शहर जैसे होता है वर्तमान स्थिति में, उस समय आज से लगभग कितने वर्ष पहले, लगभग 5000 वर्ष पहले ना, 4700 वर्ष पहले, यानी कितना होगा, 5000 वर्ष पहले लगभग शहरों का विकास हो चुका था। अब दोबारा हम लोग शहर का विकास कर रहे हैं, है ना, गांव से शहर फिर से बन रहा है ना। तो ये बात, अभी यहाँ पर तीसरा नदी कौन सा है, गंगा एवं सोन। गंगा और सोन नदी के पास जो लोग रहते थे उनके पास क्या खूबी थी, कि 2500 वर्ष पहले यहाँ भी नगरों का विकास हुआ। यहाँ पर एक स्थान पाया जाता है मगध, जो सर्वप्रथम शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा था। ओके, यहाँ के शासक के रूप में भी आगे हम पढ़ेंगे। मगध वर्तमान में कहाँ पर है, बिहार। ठीक है, बताइए यहाँ तक स्पष्ट है। हम पढ़ रहे हैं लोग कहाँ रहते हैं, इसमें 3 स्थान पढ़ लिए हैं, चौथा पांचवा बचा है। ठीक है, 3 स्थान यानी 3 नदियों के विषय में पढ़ लिए हैं। 2 चीजें और हमको पढ़नी है, क्या, जो कल पढ़ चुके थे, 2 पहाड़ियां पढ़नी है, पर्वत के पास लोग रहते थे। पहला क्या है, सुलेमान एवं किरथर पहाड़ियां। दूसरा क्या है, गारो, विंध्य एवं गारो की पहाड़ी। ठीक है, इसको लिख लीजिए, रोक दो। आगे हमारा क्या है, इंडिया का मैप है। ऊपर की दिशा में क्या होगा, उत्तर होगा, नीचे की दिशा में क्या होगा, दक्षिणी दिशा होगी, और इस साइड में क्या होगा, पूरब, और इधर क्या होगा, पश्चिम। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ चुके हैं, 3 स्थान पढ़ चुके हैं, 3 स्थान पर लोग रहते थे, है ना। कौन कौन से, 3 नदियों के विषय में पढ़ लिया, है ना। पहला क्या, कहाँ पर पढ़ा था, नर्मदा नदी के पास लोग रहते थे। दूसरा पढ़ा सिंधु नदी के पास लोग रहते थे। तीसरा क्या पढ़ा, गंगा नदी के पास लोग, गंगा एवं सोन नदी के पास लोग रहते थे, है ना। 3 स्थान हम लोग जान लिए हैं। चौथा और पांचवा क्या होगा, तो चौथा हमारा क्या हो जाएगा, सुलेमान एवं किरथर पहाड़ियां। ठीक है, ठीक है, सुलेमान एवं किरथर पहाड़ियां। तो ये यहाँ पर क्या है, सुलेमान पहाड़ी है या पर्वत है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है,
किरथर पहाड़ी, ठीक है, किरथर पर्वत, ठीक है। इस पर्वत के आसपास लोग रहते थे, ठीक है, तो इसका हमको क्या मिला है, साक्ष्य मिला है, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे चौथा पॉइंट क्या है, सुलेमान एवं किरथर पहाड़ियां। तो इसमें सबसे पहले पूछेगा आपसे सुलेमान एवं किरथर पहाड़ियां भारत के किस दिशा में उपस्थित है या स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर अगर मिड पॉइंट हम लेंगे, ठीक है, ऊपर उत्तर है नीचे दक्षिण है, ठीक है, ऊपर उत्तर है नीचे दक्षिण है और इस दिशा में है ना, कहने का मतलब ये क्या होगा, उत्तर, और ये दक्षिण होगा, ये पूरब होगा, ये पश्चिम होगा। तो ये जो हमारी किरथर सुलेमान एवं किरथर पहाड़ियां हैं किस डायरेक्शन में है, भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में, है ना। तो यहां पर हम लिखेंगे नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो सुलेमान एवं किरथर पहाड़ियां भारत के किस दिशा में है, तो भारत के नॉर्थ वेस्ट दिशा में, ओके। यहां पर केवल एन और डब्ल्यू लिख देते हैं, आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में कौन सी पहाड़ी है, सुलेमान एवं किरथर पहाड़ी। यहाँ पर लोग रहते थे ऐसा हमको साक्ष्य मिला है। तो यहाँ के लोग जो रहते थे लगभग वर्ष की बात करेंगे तो यहाँ पर 8000 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व, 8000 वर्ष पूर्व लोग यहाँ पाए गए हैं जो, ठीक है। 8000 वर्ष पूर्व यहाँ पर लोग जो रहते थे वो कैसे रहते थे, मतलब उनका रहन सहन कैसा था, तो जैसे गांव के लोग रहते हैं, ठीक है ना। अभी तक आपने 2 स्थान पढ़े, जैसे आरंभिक शहर वहां पर विकास हुआ था, शहर का विकास हुआ था ना। अब हम जो पढ़ रहे हैं वहां पर क्या हो रहा है, यहाँ पर गांव का डेवलपमेंट हुआ था। तो 8000 वर्ष पूर्व सुलेमान एवं किरथर पहाड़ियों के पास गांव का विकास हुआ था, ठीक है। किसका विकास हुआ था, गांव का विकास। इसके पहले आप लोग पढ़ चुके हैं 4700 वर्ष पहले किसका विकास हुआ था, आरंभिक शहर। उसके बाद आपने पढ़ा है 2500 वर्ष पूर्व किसका विकास हुआ है, फिर शहर का विकास हुआ, लेकिन गंगा एवं सोंग नदी के पास। अब आप पढ़ रहे हैं 8000 वर्ष पूर्व, 8000 वर्ष पूर्व किसका विकास यहाँ हुआ था, गांव का, ठीक है। 8000 वर्ष पूर्व किसके पास, सुलेमान एवं किरथर पहाड़ियों के पास, ठीक है। सुलेमान और किरथर पहाड़ियां कहाँ है, भारत के उत्तर पश्चिम में है, ठीक है, पाकिस्तान में, ओके। हाँ, ये भी आप याद रखेंगे। ये जो पर्वत है कहाँ पर है, पहाड़ियां कहाँ पर है, पाकिस्तान में है, इंडिया में नहीं, ओके। तो यहाँ पर जब गांव का विकास हुआ तो आप बताइए गांव के लोग कैसे रहते हैं, बताइए। यहाँ पर कृषि करते हैं ना, तो यानी यहाँ पर गेहूं और जौ की खेती हुई थी, यहाँ पर गेहूं और जौ की खेती, ओके। तो गेहूं और जौ की खेती किस स्थान पर पाई गई है, कहां पर होता था, तो आप क्या बताएंगे, सुलेमान एवं किरथर पहाड़ियां। गेहूं और जौ की खेती कहां पर हो रही थी, किरथर पहाड़ियों यानी सुलेमान एवं किरथर पहाड़ियों के पास, पाकिस्तान में, ओके। और यहाँ के लोग अगर खेती कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो पशुपालन भी करेंगे, तो पशुपालन भी करते थे। पशु के रूप पालन के रूप में क्या क्या पालते थे, तो भेड़ बकरी, ठीक है, क्या पालते थे, भेड़ बकरी और गाय बैल का पालन, ठीक है। यानी कृषि के साथ साथ कृषि करते थे। कृषि में कौन कौन सी खेती, गेहूं और जौ, और जो पशुपालन इनका था, पशुपालन के रूप में कौन कौन से जानवर थे, भेड़ बकरी गाय बैल, ठीक है। भेड़ बकरी और गाय बैल की क्या करते थे ये लोग, पशुपालन करते, यानी पशु को भी ये लोग पालते थे, ठीक है ना। बताइए यहाँ तक स्पष्ट है। ये मुख्य रूप से इसमें यही क्वेश्चन पूछेगा कि प्रारंभिक लोग में जो प्रारंभिक लोग जो रहते थे अलग अलग स्थानों पर, ठीक है, किस स्थान पर गेहूं और जौ की खेती पाई गई है, सुलेमान एवं किरथर पहाड़ियों के पास, ठीक है। ये हमारा 4th पॉइंट है। इसमें परीक्षा की दृष्टि से इतना ही पॉइंट है और कुछ नहीं है, केवल स्टेटमेंट है, कथा है बस, ओके। बताइए यहाँ तक स्पष्ट है। ये सुलेमान एवं किरथर पहाड़ियां कहाँ पर स्थित है, लोकेशन क्या है, पाकिस्तान, ठीक है, लोकेशन क्या है,
पाकिस्तान, PAK। ओके, सभी को स्पष्ट है? इसके बाद अंतिम पॉइंट पढ़ेंगे, है ना? पश्चिम। तो फिफ्थ पॉइंट जो लास्ट लोकेशन पढ़ेंगे, हमारा 5वां लोकेशन बताइए क्या है? गारो एवं बिंद पहाड़ियां। गारो एवं बिंद पहाड़ियां, ठीक है? तो आप लोकेशन समझेंगे। गारो पहाड़ी कहां पर है? तो बताया गया था कल, कहां पर है गारो पहाड़ी? कहां पर है? मेघालय में है ना? तो यहां पर आपको कल बताया गया था, दिख रहा है कि नहीं? चलिए, गारो पहाड़ों, गारो एक पहाड़ी है, उसके बाद क्या है? खासी है, उसके बाद क्या है? जैंतिया, है ना? गारो, खासी, जैंतिया, ठीक है? 3 पहाड़ियां हैं, ठीक है? गारो, खासी और जैंतिया कहां पर है? मेघालय में, ठीक है? तो जो गारो पहाड़ी है भारत के पूर्व दिशा में है, ओके? और दूसरी पहाड़ी कहां पर है? बिंद, है ना? तो बिंद पहाड़ी कहां पर है? मध्य भारत में है। कहां पर है? मध्य भारत में है, तो यहां पर हम बिंद लिख देते हैं, ठीक है? तो गारो और बिंद पहाड़ियों के आसपास लोग रहते थे, लोकेशन मिला है ना, एविडेंस मिला है, यानी कोई हमको साक्ष्य मिला है, ठीक है? तो जो यहाँ पर लोग रहते थे बिंद पहाड़ी के उत्तर दिशा में, यानी सोन नदी के आसपास ही लोकेशन बताया जा रहा है, और गारो पहाड़ी के आसपास जो लोग रहते थे, यहाँ पर जो लोग रहते थे किस प्रकार के थे? कृषि का यहाँ विकास हुआ है, और यानी गांव का विकास हुआ है यहाँ पर भी, ठीक है? कौन है? किसका विकास हुआ है? किसका डेवलपमेंट हुआ है? कृषि का डेवलपमेंट हुआ, कृषि में चावल की खेती का। बस यही पूछा जाएगा आपसे। बिंद पहाड़ियों के पास लोग रहते थे, ठीक है? इसमें परीक्षा की दृष्टि से एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कृषि का क्या हुआ है? विकास हुआ है, कृषि का विकास हुआ है। और यहाँ पर किस प्रकार की खेती होती थी? यहाँ तो सर्वप्रथम किसकी खेती हुई है? सर्वप्रथम चावल की खेती हुई, या सर्वप्रथम धान की खेती हुई है, ठीक है? तो किस स्थान पर सर्वप्रथम धान की खेती की गई? बताइए। धान की खेती या चावल खेती सर्वप्रथम कहां पर करी गई? तो गारो एवं बिंद पहाड़ियों के आसपास, ओके? यहां तक बताइए, क्लियर है? हमने जान लिया कि प्रारंभिक लोग कहां पर रहते थे। अब हम दूसरा पॉइंट समझेंगे, ठीक है? अगला पॉइंट आप लोग बताएंगे क्या था समझने के लिए। जो चीजें बताई जा रही है सभी को याद होना चाहिए। कल सभी को स्टैंड करके एक एक पॉइंट सबसे सुनेंगे। रोक दीजिए।